चलिए तो आज हमारे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को और कंप्लीट कर लेते हैं जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन है। ये आपका जो चैप्टर है बीकॉम के अंदर भी आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी, एमकॉम के अंदर भी आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी। हम स्पेसिफिक इग्नू यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सिलेबस है आपकी सभी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने बोला था कि सिमिलर रहने वाला है। कुछ टॉपिक ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ टॉपिक कम हो सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 17 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। कैश मैनेजमेंट तक हमने कंप्लीट किया था, ये मैंने स्किप किया था, तो फाइनली हम इसको भी करने वाले क्योंकि यहाँ से आपकी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, राइट। हमने फर्स्ट चैप्टर से डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी, ये सभी चैप्टर्स आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर जब आप विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर मोस्ट ऑफ सभी इनकम टैक्स हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, जीएसटी हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, ये सभी सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। सो आप विजिट कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग सभी यूनिट्स का, देखो यूनिट वाइज आपको सभी चीज़ें मिल रहे हैं। सो विजिट करना है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। आप प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट MC07 में, यहाँ पे सारी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अगर आप बीकॉम सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो तो आपके लिए स्पेशल बनाई हुई है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बनाई हुई है, नजर आ रही है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड द स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। तो स्टार्ट करें हमारे चैप्टर को कि डिविडेंड एंड डिविडेंड पॉलिसीज का मतलब क्या होता है। एक्चुअली पहले डिविडेंड का मतलब ही समझ लेते हैं कि डिविडेंड होता क्या है, राइट। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले ना आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कंपनी जो कमाती है ना, कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को बांटती है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। क्यों, अगर शेयर होल्डर्स के बीच में बांट रही है वो, बांट क्यों रही है भाई। हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स है, पहले तो ये इन्वेस्टर्स है, इन्होंने कंपनी में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है पैसा। इन्वेस्ट करने का मोटिव क्या है कि कंपनी ने कुछ ना कुछ रिटर्न देगी। अच्छा, वो रिटर्न किस फॉर्म में होने वाला है, वो रिटर्न इनको डिविडेंड फॉर्म में मिल सकता है या फिर इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल सकता है। अच्छा, डिविडेंड के फॉर्म में किसको मिलेगा, जिसने शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया होगा उसको डिविडेंड मिलेगा, जिसने डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है उसे कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। अब हम बात कर रहे हैं डिविडेंड का चैप्टर। सो ऑब्वियस सी बात है, जो भी पर्सन जिन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया है उन सभी होल्डर्स को, जो शेयर होल्डर बन चुके हैं, उनको डिविडेंड मिलने वाला है। इतना समझ में आया कि डिविडेंड किसको मिलता है, पहले यही क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है। अच्छा, जैसे ही आपको पता चल गया कि डिविडेंड हमें मिलेगा, अच्छा ये बताओ डिविडेंड हमें मिलेगा, ये पता लग गया, अब ये देखना होगा कि हमें डिविडेंड कहाँ से मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को कोई ना कोई प्रॉफिट हुआ होगा, राइट। कुछ एक अमाउंट का जो प्रॉफिट हुआ होगा उस प्रॉफिट में से क्या करती है कंपनी, डिविडेंड बांटती है। तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है बच्चे, ऑप्शन होता है कि डिविडेंड वो बांट भी सकती है, इस प्रॉफिट को वो यूज कर भी सकती है या फिर वो एज अ स्टोर करके रख सकती है। अगर वो इसको डिविडेंड को अपने शेयर होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इस प्रॉफिट को कुछ हिस्सा, वो कह रही है कि मेरे पास 100 रुपये बचे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपये है मेरे पास, 100 रुपये में से मैंने कहा कि मैंने 60 रुपये मेरे शेयर होल्डर को दे दिया, ये जो 60 रुपये अमाउंट है ना, ये इसको कहेंगे हम डिविडेंड कहेंगे, राइट, इनका रिटर्न है। अच्छा, मैंने कहा कि जो मैंने बचा कर रखा है वो 40 रुपये है, इसको हम कहेंगे रिटेन अर्निंग कहेंगे, राइट। रिटेन अर्निंग मीन्स की ऐसी अर्निंग जो कि हमने बचा कर रख ली है, इसको हम इन फ्यूचर जब भी हमें कभी यूज होगा वहां पर हम यूज करने वाले हैं। इज इट क्लियर कि प्रॉफिट का ही हिस्सा हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है। उसको हम क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट के हिस्से को हम बांटने वाले हैं या फिर उसको हम स्टोर करके रखने वाले हैं कि फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज का हम फायदा उठा सकें। समझ में आया कि डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का हिस्सा होता है, किसको मिलता है, शेयर होल्डर को मिलता है, जिन्होंने शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, वो इक्विटी भी हो सकते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। इतना क्लियर समझ में आया। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं कि डिविडेंड को बांटने से पहले कंपनी को किन किन फैक्टर्स का क्या है अफेक्ट करते हैं कि उनको डिविडेंड देना चाहिए या डिविडेंड नहीं देना चाहिए। अगर डिविडेंड देना है तो ऐसा कब सिनारियो है देना है, तो इन सभी फैक्टर्स को समझेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स, या फिर मैं कह सकती हूँ फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड पॉलिसीज को डिसाइड करने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि आपको अफेक्ट करते हैं कि हाँ डिविडेंड देना है या नहीं देना। वो सभी फैक्टर्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये मतलब आगे समझ में, इसको मैं आपको इस चैप्टर के अंदर ये सभी पॉइंट डिस्कस करने वाला है। डिविडेंड पॉलिसी क्या है, इसके फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कैसे कैसे दिया जाता है, डिटर्मिनेंट्स है, थ्योरी ऑफ डिविडेंड है। ये थ्योरी के अंदर आपके दो पार्ट्स है, रिलेटिव्स कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि इररिलेटिव्स, ठीक है।
रेलिवेंस या फिर इररेलेवेंस, रिलेटिव या इररेलेवेटिव, इसका हम मतलब समझेंगे। सबसे पहले डिविडेंड डिसीजन के रिगार्डिंग बात की जाती है। कंपनी का प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को जब कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, उस पार्ट को जो कि सभी के अंदर, सभी शेयर होल्डर के अंदर बांटा है, उस पार्ट को क्या कहा जाता है, डिविडेंड कहा जाता है। और इस डिविडेंड को आप दोबारा से री इन्वेस्ट भी कर सकते हो, मीन्स कि वो प्रॉफिट का पार्ट आप बांटने की बजाय आप उसको रख सकते हो, रखने के बाद उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे पास, देखिए मैंने कहा कि मेरे पास 100 रुपये है, मुझे लग रहा है कि भाई फ्यूचर में ना मेरे को पैसों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है, तो मेरा डिसीजन क्या होगा कि मैं कम से कम लोगों के पास बांटूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या रखूं, अपना पैसा बचा के रखूं। मुझे ये पता है कि अगले महीने मेरे पास अब की बार 100 रुपये बचे हैं, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि अगले महीने मेरे को 80 रुपये का कहीं ना कहीं मुझे सामान खरीदना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करने वाली हूँ, 80 रुपये तो स्टोर करके रखने वाली हूँ, 20 रुपये को क्या कर दूंगी, मैं एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 80 रुपये स्टोर करने का फायदा पता है क्या होता है कि अदरवाइज हम मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर से फिर मुझे पैसे को अरेंज करना पड़ेगा। पैसे को अरेंज करने में वो फिर जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, टेंशन होती है कि मुझे इसकी लायबिलिटी पे करनी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरीके से कंपनीज के अंदर 100 रुपए नहीं होते, वो करोड़ों में ट्रांजैक्शन होती है कि कंपनी को ये पता है कि उसको अब की बार 8 लाख 8 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो क्या करने वाली है, उस पैसे को अपने पास स्टोर करके रखने वाली है। और उस पैसे को स्टोर करने का मतलब क्या है कि उसे इन फ्यूचर में पैसे को अरेंज करने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं बात कर लेते हैं कि जो डिविडेंड है वो कैसे मिलता है। नॉर्मली जो आपको डिविडेंड है ना बच्चे, वो कैश में ही मिलता है। कैश समझते हैं, कैश होता है, कैश में मिलता है। अगर कंपनी के पास कैश की कमी है, समझना इस बात को, ये डिटरमिनेंट में भी आएगा, फैक्टर इफेक्टिव में भी आएगा। अगर कंपनी के पास कैश की कमी है, मींस कि प्रॉपर अमाउंट में इतना कैश नहीं है कि वो इनको डिविडेंड को कैश में दे सके, तो इस डिविडेंड को देने का तरीका एक और है कि वो स्टॉक में दे सकती है। स्टॉक दैट मीन्स उनको शेयर इशू कर सकती है। कौन सा शेयर इशू करेगी? बोनस शेयर इशू करेगी। बोनस शेयर वो शेयर होता है बच्चे जब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को देती है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। शेयर होल्डर को किसी भी तरह की लागत नहीं आती कि हाँ हमें इसको खरीदने में कॉस्ट आ रही है, नहीं। कंपनी जब भी इनको एज अ बोनस शेयर इशू करती है तो इन शेयर होल्डर्स को क्या नहीं करना पड़ता, किसी भी तरह की कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती। वो किस लिए? क्योंकि वो एज अ डिविडेंड ट्रीट किया जाता है कि हाँ तुम्हें इस शेयर के फॉर्म में क्या मिला है, डिविडेंड मिला है। काफी सारी कंपनी क्या करती है, आपको प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करती है, डिविडेंड दे देती है। पर अपने इंडिया के अंदर ये एप्लीकेबल ही नहीं है कि प्रॉपर्टी के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर को आप डिविडेंड दे सके। प्रॉपर्टी दैट मीन्स आप कोई एसेट्स उनके नाम कर रहे हो, या फिर कोई भी मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है, कोई कार है, कोई फ्लैट है, कोई ऐसी कोई भी आइटम जो कि आप उनके नाम कर रहे हो, वो एज अ डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि उसके बदले में आप उनसे कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। अपने इंडिया के अंदर केवल और केवल क्या है, कैश के रिगार्डिंग बात की जाती है, स्टॉक के रिगार्डिंग बात की जाती है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, जब हम बात करते हैं डिविडेंड को देना है या नहीं देना है, उसके बारे में कि हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसके काफी सारे फैक्टर्स हैं। उसमें से सबसे पहला जो फैक्टर कौन कौन सा है कि मेरे पास कि अभी मैंने बताया कि फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं है, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर मेरे को लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं डिविडेंड नहीं दूंगी। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं अब की बार मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मैं बहुत ज़्यादा पहले इन्वेस्टमेंट कर चुकी हूँ, इसका मुझे रिजल्ट देखना है और इवन फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली, तो मैं क्या करने वाली हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने वाली हूँ, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट दूंगी, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारे पास, मैंने बताया कैश की अवेलेबिलिटी। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास लिक्विडिटी है, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी है। उम्मीद करेंगे आप लोगों को इनका मतलब पता हो, क्योंकि इन चीज़ों को हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ इवन हमने 17 चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था कि प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है और लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ है कि कंपनी कह रही है कि मेरे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट में कंपनी के अंदर कैश होना चाहिए कि इन केस मुझे एकदम से इमरजेंसी आ जाए तो मैं इस अवेलेबल कैश को यूज कर पाऊं। दैट मीन्स आपके पास कैश क्या होना चाहिए, स्टोर में होना चाहिए, ठीक है, समझ पा रहे। कंपनी जितना ज्यादा कैश अपने पास होल्ड करके रखने वाली बात करेगी तो उतना कम आपको क्या देगी, वो डिविडेंड देगी। सो सिंपल है। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है कि कंपनी अपने पास कैश नहीं रख रही, वो कह रहे कि इस कैश को मैं अपने पास रखने की बजाय मैं कहीं और इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे रिटर्न आएगा, तो वो बेटर है या फिर अपने पास रखने का।
देखो दोनों एस्पेक्ट अपने अपनी तरफ से ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशनशिप है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर लिक्विडिटी ज्यादा मिलेगी तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी कम मिलेगी, अगर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा मिलेगी तो आपको लिक्विडिटी कम मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि लिक्विडिटी का कहना है कि भाई अपने पास इतना पैसा सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए कि इनकेस आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उसको यूज कर पाए। प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं कि भाई इतना पैसा अपने पास मत रखो, जितना कि जितने की रिक्वायरमेंट उतना रखो, उससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा को क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, रिटर्न मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो आपकी वैल्यू है वो बढ़ के आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा अगर आपके घर शादी है, शादी के अंदर मैंने कहा कि आपको 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आपने कहा कि 10 की बजाय ना हम 11 लाख रुपए अपने पास रख लेते हैं, ये तो होगी भाई लिक्विडिटी, ठीक है। अब 1 लाख आपने एक्स्ट्रा में अपने पास रखा है, भाई इसको मैं अगर कहीं और इन्वेस्ट करती तो मुझे एट द रेट ऑफ 10% मान के चलने थे मुझे रिटर्न मिलेगा, तो कितना हो गया, 10,000 रुपये मेरे पास आ रही है, नहीं आ रही इसके ऊपर रिटर्न, तो ये कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करना चाह रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे, और जितना ज्यादा पैसा बाहर इन्वेस्ट होगा तो उतना डिविडेंड कंपनी क्या करेगी, कम पे करेगी। क्या आपको समझ में आया? यस। नेक्स्ट जाता है कि आपके पास टैक्स ऑन डिविडेंड, टैक्स रेट बोल सकते हैं, टैक्स ऑन डिविडेंड रेट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो। कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, डिविडेंड किसकी इनकम है, शेयर होल्डर की इनकम है। कंपनी कहती है कि हमने तो तुम्हें दे दिया, और शेयर होल्डर कह रहे हैं कि सर अगर आप ना देते ना तो वो बेटर रहता। कहते क्या हो गया, कहते टैक्स ही हमें इतना देना पड़ रहा है, टैक्स की रेट इसके ऊपर इतना सारा है। पता है आपको अदर सोर्सेज एड के अंदर टैक्सेबल होती है, पता है आपने, मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी करवाया हुआ है, अदर सोर्सेज एड के अंदर कैसे टैक्सेबल होती है। आप इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो आपको 18वां 19वां चैप्टर जो हमारा है इसी से मिलेगा कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स की रेट ज्यादा कर रखी है डिविडेंड के ऊपर तो कंपनी और शेयर होल्डर आपस में टाई अप कर लेते हैं, वो कहते हैं कि इससे बढ़िया आप डिविडेंड मत दो, इसको कोई और इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप अपनी कंपनी के अंदर कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी और प्रोजेक्ट में, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा और आप हमें अच्छा पैकेज दे सकते हैं, हमारे शेयर की वैल्यू ईपीएस क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। यस या नो? तो ये भी फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस होती है, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे लीगल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है कि गवर्नमेंट ने ये कह रखा है कि जो आपका जो डिविडेंड होता है ना वो उसको यूज नहीं किया जा सकता किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, ठीक है, किसी और के लिए, मतलब कि एक क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है कि डिविडेंड को यहाँ यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो डिविडेंड को हमें देना है वो हमें रेगुलर बेसिस पे देना चाहिए, स्टेबिलिटी है या नहीं है, ये काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है। ये भी फैक्टर होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड देने में और ना देने में आपको अफेक्ट करता है, ठीक है, समझ में आए। मोटे मोटे तौर पर ये 5 बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। सबसे पहले तो अपनी अपॉर्चुनिटी देखती है, ठीक है, इसको नोट से पढ़ना, देखो और अच्छे से समझ में आएगा। कैश डिविडेंड मैंने आपको बता दिया, स्टॉक डिविडेंड मैंने आपको बता दिया, बोनस शेयर क्या होता है ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि जब कंपनी इशू करती है न्यू शेयर, वो भी किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, विदाउट एनी कंसिडरेशन, मीन्स की शेयर होल्डर कुछ नहीं देने वाले उसके बदले में, क्योंकि वो तो भाई डिविडेंड है, ऐसे शेयर को बोनस शेयर कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये बात याद ध्यान रखना कि जो बोनस शेयर है ना, बोनस शेयर है वो आपके प्रपोर्शन में मिलेंगे। प्रपोर्शन का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के 2 शेयर हैं, ठीक है, और कंपनी ने कहा है कि जिसके पास भी 1 शेयर है उस 1 शेयर के बदले में आपको 10 रुपए दूंगी, ठीक है, 10 रुपए दूंगी, वो बोनस शेयर की वैल्यू मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास 2 शेयर है तो ऑब्वियस बात है 2 गुना में 10 गुना हो गया 20 हो जाएगा, किसी के पास 2000 हुए तो उसको 20,000 मिल जाएंगे, समझ पा रहे। तो प्रपोर्शन का मतलब होता है जिसके पास जितने शेयर है उसको उतने के हिसाब से क्या मिलने वाली है, बोनस शेयर मिलने वाले। एज इट क्लियर? ओके। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है कि जहां पर कंपनी ये डिसाइड करती है कि हाउ मच द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना प्रॉफिट मुझे एज अ शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कितना मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं करने का मतलब क्या है कि मैं उसको रिटेन करके रख रही हूँ। रिटेन करने का मतलब है कि फ्यूचर की ग्रोथ के लिए मुझे पैसा चाहिए तो मैंने बांटा नहीं और उसको मेरे पास ही रख लिया, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो आप क्या करेंगे, पैसे को रिटेन करके रखेंगे क्योंकि आपको नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। अगर नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है आप नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया प्रॉफिटेबिलिटी बताया, राइट। देन उसके बाद लिक्विडिटी का मतलब मैंने समझाया। देन उसके बाद लीगल कंस्ट्रेंट्स बोल लीजिए या फिर रिस्ट्रिक्शंस बोल लीजिए, टैक्सेशन पॉलिसी होगी,
ठीक है, आगे समझ में। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री। ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि एक तो भाई मेरी कंपनी है, कंपनी ए, एक मेरे कंपटीटर की कंपनी है, कंपनी बी, ठीक है। कोई भी मोबाइल फोन की जो अंदर यूज होने वाली जो सिम होती है ना, उसका ले लीजिए, ठीक है, किसी भी कंपनी का ले लीजिए या फ्यूज बनाने के लिए लीजिए, किसी भी कंपनी का, ठीक है। मैंने कहा कि जो मेरी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने मेरे कंपनी के अंदर पैसा लगाया हुआ था, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि अब की बार मैं क्या नहीं देने वाले, डिविडेंड नहीं देने वाले। शेयर होल्डर क्या होंगे, निराश होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनको रिटर्न ही नहीं मिल रहा जो उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न थी कि मुझे कंपनी से इतना तो रिटर्न मिलेगा, कि मैंने कंपनी के अंदर इतना पैसा लगाया है, उस लगाए हुए पैसे पर मुझे वापस इतना मिलना चाहिए था। यस या नो? यस। अगर उनको वो पैसा नहीं मिलेगा, रिटर्न नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या सोचेंगे, इससे बढ़िया तो हमारे पास वो दूसरी कंपनी है ना, वो अपने शेयर होल्डर को रेगुलर बेसिस पे ना 10% डिविडेंड दे रही है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। ना से तो सही तो 10% बहुत अच्छा है ना। तो कहते हैं कि यहां पर इसके जो शेयर होल्डर्स है वो कहां शिफ्ट हो सकते हैं, वो शिफ्ट हो सकते हैं कंपनी बी में। तो इस डर से कंपनी ए वाले क्या करेंगे, कंपनी ए वाले अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देंगे, चाहे वो कम दे ज्यादा दे, डजेंट मैटर, बट हाँ देंगे जरूर कि उनको सेटिस्फेक्शन होता रहे कि हाँ इस कंपनी में मुझे क्या मिल रहा है, एज आ डिविडेंड मिल रहा है। इतना समझ में आया? तो इसे बोला जाता है ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री जिस आपने कहा, मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, ठीक है, मैंने सिम का एग्जांपल दिया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया है, ठीक है, ये तो आई होप मर्जो हो गया, ठीक है, रिलायंस की ले लीजिए, बीएसएनएल की ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए एग्जांपल आप, ठीक है। तो अगर आप सेम नेचर के इंडस्ट्री है, ठीक है, सेम नेचर का आप काम कर रहे हैं और एक कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड दे रही है, दूसरी नहीं दे रही है, तो ऑब्वियस ही बात है दूसरी कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है वो दूसरी कंपनी की ओर अट्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो रेगुलर डिविडेंड दे रही है। भाई लोगों को कमाने से मतलब है, किसी कंपनी से मतलब नहीं होता, राइट। तो इससे अपने शेयर होल्डर की शिफ्टिंग ना हो, वो क्या करेंगे, अपने जो शेयर होल्डर्स है उनको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देंगे, उसे बोलते हैं ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री। इन्वेस्टर्स डिपेंड करते हैं ऑन द सम इंडस्ट्रीज फॉर देयर इज अ रेगुलर डिविडेंड इनकम्स के ऊपर। द फर्म हैव टू पे द डिविडेंड इन ऑर्डर टू द सर्वाइव इन द मार्केट। अगर आप मार्केट में सर्वाइव रहना चाहते हो, इस कंपनी को अपनी मार्केट में रहना है, तो ऑब्वियस ही बात है उसको अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा। दिस इज द 6th पॉइंट। क्लियर है? बाकी सारी पॉइंट्स सिंपल से क्या कह रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग का मतलब क्या है कि क्या मैं रेगुलर बेसिस पर 100 रुपए कमा रहा हूं या नहीं कमा रहा हूं, राइट। मैंने कहा कि मैंने 2023 के अंदर मैंने 3 लाख रुपए कमाए, 2024 के अंदर मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा, 2022 के अंदर मैंने 1 लाख रुपए कमाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कम हर साल मेरे 2 लाख रुपए बढ़ रहे हैं और स्टेबिलिटी 1 लाख मैं हर साल जरूर कमा रही हूँ। ये तो मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो स्टेबिलिटी अगर होगी तो आप रेगुलर बेसिस पे क्या कर सकते हैं, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकते हैं। जैसे अगर आपका एग्जाम्पल दिया जाए, आपके पापा जी, अगर आपके पापा की जो इनकम है या फिर मैं कहूँ कि जो सैलरी है वो फिक्स है, तो आपको डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो इजीली फुलफिल कर सकते हैं। अगर उनके जो फ्लक्चुएट होती रहती है कि बिजनेस में जैसे कि प्रॉफिट आज कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो इस वजह से आपकी अर्निंग, आपकी स्पेंडिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशंस मैंने बताई कि इन्वेस्ट ही इस मुद्दे से करते हैं कि उनको पैसा रिटर्न में मिले, उनको वापस में कुछ अच्छा रिटर्न मिले। अगर वो उनको मीटअप नहीं कर पा रहे, कंपनी जो सोच रही थी, शेयर होल्डर जो सोच के आए थे, कंपनी जो सोच रही है, अगर वो मीट नहीं हो रहा तो वो स्विच कर देंगे, ठीक है। एक्सेस इन द मार्केट, कैपिटल मार्केट में अपने आप को पैर फैलाने के लिए, कहते हैं ना कि हमारे एरिया बढ़ाने के लिए हमें जरूरी है कि अपने इमेज मार्केट में क्रिएट करनी पड़ेगी। और इमेज मार्केट में कैसे क्रिएट होगी, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देके, क्योंकि कहते हैं कि वर्ड ऑफ द माउथ, जो हम जो शब्द बोलते हैं किसी कंपनी के रिगार्डिंग, किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो कहीं ना कहीं उसके सेल को इंक्रीज करती है। सो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देना पड़ेगा। और डिविडेंड देंगे तो वो अपने फ्रेंड्स को भी कहेगा कि तुम इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, ये रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देती है, चाहे कंपनी कैसे भी सिचुएशन में। क्लियर है? तो अपने इमेज को, अपने मार्केट को क्या करना, बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए जरूरी है कि आपको अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है। ये थे बच्चे आपके छोटे छोटे पॉइंट जो कि डिटर्मिनेंट्स थे। वैसे एग्जाम के अंदर आपके डिटर्मिनेंट्स आए हैं, बहुत बार आए हैं, ठीक है। अब हम थ्योरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि थ्योरीज क्या कहती है। बहुत सिंपल थ्योरी है, इनके कंसेप्ट को समझ के करेंगे कि थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी कहते हैं कि रिलेवेंस ऑफ द डिविडेंड, एक कहती है इररिलेवेंस ऑफ द डिविडेंड। पता है क्या कह रहे हैं,
कुछ जो प्रपाउंडर है जैसे कि वॉल्टर जी है, गॉर्डन जी है, ठीक है, एमएम जी है, सैलमन जी है, इन्होंने क्या कहा कि एक कुछ लोग कह रहे हैं कि डिविडेंड देने से, ठीक है, डिविडेंड देने से आपके फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है। कुछ कह रहे हैं कि फर्म की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कम इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि आपके जो शेयर की जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वे कह रहे हैं कि फर्म मार्केट प्राइस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये हम कहेंगे कि वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो कहने का मतलब थ्योरी ऑफ डिविडेंड ये एक्सप्लेन करना चाहती है कि डिविडेंड देने से कि आपके मार्केट के प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए 4 पर्सन आए आपके एग्जाम के अंदर, 3 ही पर्सन है आई होप। वॉल्टर मॉडल है, गॉर्डन मॉडल है, एमएम मॉडल है, ठीक है, लेंटर मॉडल होगा तो आप बता देना मेरे को, अदरवाइज मैं उसको करवा दूंगी। अब इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है, सैलमन मॉडल है। हम इस वीडियो के अंदर ये तीनों मॉडल को डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट एग्जाम में आता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि शो द इफेक्ट ऑफ द डिविडेंड इन द वैल्यू ऑफ फर्म। अगर रेलेवेंस डिविडेंड थ्योरी है, वो कह रही है कि आप जो डिविडेंड देंगे उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपकी फर्म पे जरूर पड़ेगा। एक तरफ क्या कह रहे हैं, इररेलेवेंस ऑफ द डिविडेंड का मतलब क्या है कि जब वो कह रहे हैं कि आप अगर डिविडेंड दे रहे तो आपकी फर्म के ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी का मतलब आगे समझ में, डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी का मतलब आगे समझ में। सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्टर मॉडल। चलो वॉल्टर मॉडल का एग्जांपल ले लेते हैं। पता है वॉल्टर मॉडल क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। वॉल्टर मॉडल कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, कंपनी को ना इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। कंपनी को इन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो कह रहा है कि हमारे पास गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है कि जो ग्रोथ कर रही है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, एक हमारे नॉर्मल कंसर्न है, एक हमारे पास क्या है, डिक्लाइन कंसर्न है, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए वॉल्टर जी ने क्या कहा है, आपको 2 चीजों के बारे में बताया है। एक तो आपके पास क्या है, रेट है, एक आपके पास क्या है, केई है। केई समझते हो, केई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मींस कि जब आपने पैसे को अरेंज किया है अपने शेयर होल्डर से, ठीक है, उसकी लागत कितनी आ रही है। अगर आप कमा ज्यादा रहे हैं और आपको देना कम पड़ रहा है, उसे हम कहेंगे ग्रोइंग कंसर्न, राइट। अगर आप कमा भी उतना रहे हैं और देना भी उतना ही पड़ रहा है, उसे कहेंगे नॉर्मल कंसर्न। तीसरा कहता है कि आप जितना कमा रहे हैं ना, उससे ज्यादा आपको क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है, उसे हम कहेंगे डिक्लाइन कंसर्न। तो तीनों की सिचुएशन में इन्होंने कहा है कि आपको अपने डिविडेंड का डिसीजन देना चाहिए। अब आप मेरे को ये बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ जस्ट नॉर्मली, अगर आपसे आंसर आ रहा है तो इट्स ओके, अदरवाइज मैं आपको आंसर दूंगी। ये कह रहे हैं कि अगर कोई कंसर्न, अगर कोई बिजनेस ग्रोइंग है, मीन्स कि ये लग रहा है कि हाँ नेक्स्ट ईयर फिर अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, तो क्या उसको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? होगी, ऑब्वियस है। तो वो क्या करने वाला है, वो क्या करने वाला है, उसको ज्यादा, मैं यहां पे लिख सकती हूं हाई अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। और जब वो हाई अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी क्या नहीं देने वाला, डिविडेंड नहीं देने वाला। समझ में आया कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, ये कह रहा है कि ग्रोइंग का मतलब क्या है कि बिजनेस ग्रोथ की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है, आउटपुट ज्यादा करना पड़ेगा, आउटपुट ज्यादा करने का पड़ेगा, मतलब क्या है, उसको ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑब्वियस ही बात है अपने शेयर होल्डर को वो डिविडेंड नहीं देगा। तो ये कहता है कि मैं 0% डिविडेंड दूंगा, जिससे कि मेरा जो मार्केट प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये प्रूफ करके बताऊंगी, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है नॉर्मल है, सिंपल सिचुएशन रहने वाली है। फिर सीधा हम पहुंचते हैं लास्ट वाले पॉइंट, कहते हैं कि डिक्लाइन सिचुएशन में, डिक्लाइन सिचुएशन का मतलब क्या है कि जहां पर आपको क्या करना पड़ रहा है, आपकी लागत ज्यादा आ रही है, उसके बदले में आप कमा कम रहे हैं, ऑब्वियस है। तो आपके जो शेयर होल्डर है उनको स्टेबल अपने पास बनाए रखने के लिए जरूरी है आपको उनको डिविडेंड देना या नहीं है, क्योंकि अदरवाइज वो स्विच कर देंगे, है ना। तो हमने कहा कि यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 100% क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर आप 100% डिविडेंड देंगे
तो उसका मार्केट प्राइस पे क्या इफेक्ट लगने वाला है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ओके, चलो इसके हम इसी जस्ट इसके अपोजिट है, ये कहते हैं कि उस टाइम मेरे पास जो मार्केट प्राइस है वहां तब होगी। तीनों का एग्जाम्पल लेते हैं, टाइम लगेगा बट हम अच्छे से समझेंगे। ओके, अब देखो मैं आपको बोल रही हूँ एक एग्जाम्पल के बारे में कि मैंने कहा कि मेरी जो अर्निंग है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए पहले 20 रुपीज़ है, ठीक है, और मेरी जो रेट है वो क्या है 15 है, और मेरा जो KE है, कॉस्ट है, वो क्या है आपके पास है 10। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला है, वो आपको फॉर्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बाद में समझाऊंगी कैसे बना है। ये कहते हैं कि D1 D प्लस E माइनस के D इंटू R अपॉन में KE, ये आपको करना है 100 से मल्टीप्लाई और नीचे करना है K। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूले को आपको इंप्लीमेंट करना है। मैंने कहा पहला केस लेके चल रही हूं कि मेरे पास यहां पे मैंने डिविडेंड दिया है आपका 80%। नेक्स्ट केस है, मैंने कहा कि मैंने डिविडेंड दिया है 40%। दूसरे केस में मैंने कहा कि मैंने डिविडेंड दिया 0%। अच्छा, इस स्टेटमेंट को देखकर आपको क्या लग रहा है, कैसी कंसर्न है? के आर ज्यादा है KE से, आर ज्यादा है KE से, तो ये कौन सी कंसर्न है? ग्रोइंग कंसर्न है। और मैंने कहा था जब ये 0% डिविडेंड देगा ना उसकी मार्केट प्राइस ज्यादा होगी, तो इस केस में कह रहा है कि ये 0% है तो यहां पर इसकी मार्केट प्राइस जो है ना वो ज्यादा होगी। वो प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले बताओ कि इसके पास क्या है, डिविडेंड कितना आया, 20 रुपए कमा रहे थे, 20 रुपए के ऊपर आपने 80% दिया तो कितना हो गया, कट करो इसके ऊपर 16 रुपए हमारे पास क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। यहां पर कितना हो गया, 20 रुपए के ऊपर हमें 40% देना पड़ रहा है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 4 दूनी 8 रुपए हो गया। यहाँ पे 0 है डिविडेंड। फॉर्मूले में पुट करो और कुछ नहीं है। डी का मतलब क्या है, जो आपको डिविडेंड मिला है, ठीक है। ई का मतलब क्या है, जो अर्निंग है। डी का मतलब क्या है, जो आपको डिविडेंड हो उसको माइनस करना है। रेट क्या है 15 बटे में 10, ऊपर नीचे पुट करना है। करे पुट इसको, देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले डी मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या है 16 है, प्लस करना है अर्निंग कितनी है 20 माइनस के 16 है, ठीक है। रेट कितना है मेरे पास 15 है, बटे में कितना आ जाएगा, बाय में 10 आ जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन हुई पूरी, और नीचे आ जाएगा आपके पास 10 इंटू में आएगा 100। मैं इसकी कैलकुलेटर की मदद लेकर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। क्या नजर नहीं आ रहा? एक सेकेंड, थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर कर देती हूँ। ओके, 16 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 4 गुना में 15 बटे में 10, नीचे 10 इंटू में 100, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, सीधा डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। फिर हम इसको 220 आ जाएगा यहाँ पे, 220 अपॉन में 10 इंटू 10 में 100। ये कट होने के बाद मेरा जो मार्केट प्राइस पहले केस में आया वो कितना आया है, 220 आया। उम्मीद करेंगे आप लोगों को सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पर सभी को, दिख रहा है? ओके। अच्छा, सेकेंड केस में क्या कहा, सेकेंड केस में कहा उन्होंने कहा 40% उन्होंने हमने क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। 40% डिविडेंड दिया, तो यहाँ पे पुट करो कि 8 हमने डिविडेंड दिया है, प्लस करेंगे अर्निंग कितनी है 20 है, माइनस करेंगे 8 को, और रेट कितना है मेरे पास 15, कॉस्ट कितनी है 10। ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, नीचे हम इसके करेंगे 10 इंटू में 100। ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 12 इंटू 15 अपॉन में 10 इंटू 10, और अभी नहीं आएगा 10, सॉल्व करने के बाद आएगा 10, मैंने अभी लगा दिया, ठीक है। नीचे 10 इंटू में 100। मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास ये 12 गुना में 15, तो ये आ जाएगा 180। 180 को मैं 180 से प्लस करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 180 को एक सेकेंड मैं यहाँ ही प्रूफ कर देती हूँ। 8 80 प्लस के 180, अब पूरे के नीचे एलसीएम हो जाएगा, मैंने एलसीएम लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 इंटू में 100, तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस करेंगे 80 को, यहाँ पे 260, तो इसका रेट आया 260, ठीक है। नेक्स्ट का क्या है, जब मैंने कहा कि मैंने डिविडेंड क्या दिया हुआ है 0% दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है डिविडेंड 0 है। 20 में से मुझे कुछ माइनस ही नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर क्या है 15 बटे में 10 है, ठीक है। नीचे क्या है 10 है, गुना में क्या है 100 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 10 इंटू में 10, और यहाँ पे 100। यहाँ पे 10 खत्म हो गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 30
ऊपर 100 अपॉन में 10, ये आ जाएगा 300। तो आप देख पा रहे हो कि जब मैंने 80% क्या दिया था, डिविडेंड दिया था, तो उस टाइम मेरी मार्केट प्राइस कितनी है, 220 है। जब मैंने 40% डिविडेंड दिया तो मेरा जो मार्केट प्राइस है वो 260 है। जब मैंने 0% डिविडेंड दिया तो उसके हिसाब से मेरे पास कितने प्राइस हो गया, 300 रुपये प्राइस हो गया। तो क्या मैंने यही बोला था, जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न है कि उसका रेट ज्यादा है, कमा ज्यादा रही है, देना कम पड़ रहा है, तो उस केस में वो कहेगी मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो इस सिनारियो के अंदर मैं अपने शेयर होल्डर को पैसे नहीं देने वाले एज अ डिविडेंड। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा का पूरा रिटेन करके रखने वाले हूँ, जिसके कारण मेरी जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ेगी। वो हमने प्रूफ करके दिखाया। अब इसको प्रूफ करके देखें कि अगर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन में हो, डिक्लाइन में होने का मतलब क्या है, मैं इसको जस्ट अपोजिट कर दूं, रेट को यहाँ पे हटा के 10 कर दूं, यहाँ पे 15 कर दूं, तो वो सिचुएशन प्रूफ करेगी कि अगर आप 100% डिविडेंड देंगे तो आपका मार्केट प्राइस ज्यादा होगा। प्रूफ करके दिखाएं, प्रूफ करके देखते हैं हम इसको। मैंने कहा कि मेरे पास जो अर्निंग थी बेटे वो है 20 रुपए। मैंने कहा कि जो मेरे पास रेट है वो आगे बचे 10 रुपए, और मेरे पास केई है वो कितनी है, 15 रुपए। मैं यहाँ पे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये कैसी फर्म है, डिक्लाइनिंग फर्म है। और उसका कहने का मतलब है कि आपको 100% क्या देना चाहिए, डिविडेंड देना चाहिए। अगर आप 100% डिविडेंड देंगे तो आपको क्या होगा, आपके मार्केट की जो प्राइस है, शेयर की जो प्राइस है वो क्या रहने वाली है, बढ़ने वाली है। क्या इतना समझ में है? प्रूफ करके देखें इसको भी। चलो फिर प्रूफ करते हैं। अब मैंने कहा कि जो फर्स्ट टाइम पहला केस ले लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, केस नंबर 1 कि हम 100% डिविडेंड देंगे। दूसरा केस क्या ले रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, 40% डिविडेंड देंगे। तीसरा केस क्या कर रहे हैं कि हम बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देंगे। ओके, सो सिंपल। फॉर्मूला वही रहने वाला है कि डी प्लस के क्या आने वाला है, ई माइनस के डी, ठीक है, इनटू में आर अपॉन में के ई अपॉन में के ई इनटू में 100। क्या फॉर्मूला याद हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर देखो मेरे पास पहले मैं डिविडेंड निकाल देती हूँ। 100% है तो ऑब्वियस सी बात है 20 का मैं 100% करूंगी तो कितना आएगा, 20 रुपये डिविडेंड बना। यहाँ पे मैं 20 का 40% करने वाली हूँ तो मेरे पास कितना बना है, मेरे पास बना है यहाँ पर 8 रुपये बना है, यहाँ पे 0 रुपये। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करो कि डिविडेंड है मेरे पास 20 रुपये, अर्निंग कितनी थी 20 माइनस के 20 हुआ, ठीक है, रेट कितना था 10 है, ठीक है, और नीचे क्या है 15 है, और नीचे क्या आ जाएगा 15 है इंटू में 100 हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, 20 यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, राइट। 0 को मैं 20 से प्लस करूंगी तो 20 रहने वाला है, अपॉन में 15 इंटू में 100। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है 20 इंटू 100 डिवाइड में 15, तो क्या आ रहा है ये 133.333। ये आपका क्या है मार्केट प्राइस है। ये मार्केट प्राइस तब है बच्चे जब हम क्या कर रहे हैं, हम 100% डिविडेंड दे रहे हैं। अच्छा जी, अब मैंने कहा कि मेरा जो डिविडेंड है ना वो 40% है। फॉर्मूला पुट करो जस्ट ओनली, क्या है देखो 20 प्लस 20 नहीं आएगा क्योंकि हमारा इस टाइम डिविडेंड कितना है 8 है, राइट। 8 प्लस 20 माइनस के 8 इंटू में रेट कितनी है 10 है, अपॉन में 15 है, ठीक है, और नीचे भी 15 है, इंटू में 100 है। तो इसको सॉल्व करें, 8 प्लस 12 इंटू 10 अपॉन में 15, ठीक है, और नीचे है 15 इंटू में 100। इनका एलसीएम लो पहले, सबसे पहले कि 15 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 120 आएगा, राइट। 15 इंटू 8 तो 120 आएगा, और 120 प्लस के 120 कितना हो गया 240 हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आएगा 240 अपॉन में 15 गुना में 15। ये पता है तुम्हें, ये अगर इसके नीचे कुछ नहीं होते ऊपर उल्टा चल जाता है, ये 1/115 हो जाता है, फिर ठीक है 15 डिवाइड में 15 इंटू में 100। तो ये आया आपका जो रेट आया है आपका 106 रुपये आया है, ठीक है। अगला और प्रूफ करते हैं, रीजन बताऊंगी ऐसा क्यों होता है, समझो पहले इस बात को। मैंने कहा कि मैंने 0% डिविडेंड दिया तो ऑब्वियस है 0 प्लस के 20 माइनस के 0 इंटू में 10 अपॉन में 15, इसका कर देंगे हम टोटल का इंटू में 100, नीचे आएगा 15। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, 10 अपॉन में 20 अपॉन में 15 इंटू में 100, दिस इज द 15, ठीक है। तो ऑब्वियस है 20,000 को हमें 225 से डिवाइड करना है, तो मैं डायरेक्ट कर दूँ 20,000 डिवाइड में 225, तो ये आया है 88.8।
क्या जैसे मैंने कहा था कि अगर आपकी डिक्लाइन फर्म है, देख के पता चल रहा है कि आपका आर कम है, के ई ज्यादा है, तो उन्होंने बोला था कि आपको 100% देंगे तो आपका क्या होगा, मार्केट प्राइस है, शेयर का मार्केट प्राइस है वो ज्यादा होगा। क्या हमने ये किया कि जब फर्म क्या कर रही है 100% दे रही है डिविडेंड, तो उसका मार्केट प्राइस कितना है 133.33 है। जब वो 40% दे रही है, डिविडेंड का रेट कम करती जा रही है, उसका जो मार्केट प्राइस का रेट भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। इसने बिल्कुल ही कम कर दिया तो इसका मार्केट प्राइस क्या हो रही है, और कम हो रहा है। तो यहाँ पे रीजन आपको एक रिलेशन नजर आ रहा है, रिलेशन नजर आ रहा है पॉजिटिव, कि जैसे जैसे आप डिविडेंड की रेशियो को कम करते जाएंगे वैसे वैसे आपके मार्केट का जो प्राइस है वो भी कम होता चला जाएगा। परंतु हमने ग्रोइंग कंसर्न में क्या देखा कि जैसे जैसे आप डिविडेंड की रेट को कम करते जाएंगे आपका मार्केट प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, 220 से 260, 260 से 300 रुपए तक पहुंच गया। क्या ये समझ में आया? जो तीनों फर्म के अंदर वॉल्टर जी ने ये डिसीजन दिया कि हम क्या देखेंगे कि हम आर और के ई को देखेंगे, और ये आर और के ई हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, राइट। आर और के ई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट रहेंगे। अगर ग्रोइंग कंसर्न कंसेप्ट है तो हमारे पास इसके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, अगर डिक्लाइन कंसर्न है तो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस, मार्केट प्राइस और डिविडेंड की रेट में। ठीक है, हो गया कंसेप्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, वॉल्टर मॉडल जी क्या कहते हैं कि डिपेंड करता है रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा? अगर आपकी ग्रोइंग कंसर्न कंसेप्ट है तो उसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, अगर आपकी डिक्लाइन हो रही है तो उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ओके, रिटेन अर्निंग आपकी ओनली सोर्सेज रहने वाले, मींस कि आपके द्वारा बचाया हुआ पैसा, मींस कि स्टोर किया हुआ पैसा जो प्रॉफिट में से आपने बचा कर रखा था वही केवल ओनली सोर्स होने वाला है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं यूज करने वाले हैं, राइट। अच्छा, आपको पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर आपने कहा कि रिटेन अर्निंग ही क्या रहने वाली है, आपकी ओनली सोर्स रहने वाली है, तो के तो मैम कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। याद आया? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या के को हम रिटेन अर्निंग की कॉस्ट की तरह लिख सकते हैं? क्या के इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग? क्या मैं इनको एक दूसरे के इक्वल लिख सकती हूँ? अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर देखा होगा तो आपको ये पॉइंट क्वेश्चन अराइज होगा ही नहीं, अगर नहीं देखा तो क्वेश्चन अराइज होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेट ऑफ रिटर्न एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या रहने वाली है, आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। लाइफ जो है फर्म की वो इनफाइनाइट तक है, ठीक है, चलती रहेगी, ये इसके जम्पशन है। ये मैंने आपको बता दिया, ग्रोइंग कंसर्न है तो यहाँ पे आर ज्यादा मिलेगा, कमाएंगे ज्यादा, डिविडेंड 0 देना है। ठीक है, रिटेन करने को हम ये भी कह सकते हैं कि हमने 100% रिटेन करके रखा है, बचा के रखा है। अगर मैंने कहा कि मेरी स्टेबल फर्म है तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड है कि हाँ कैसे स्टेबिलिटी रखने वाले हैं। डिक्लाइन है तो जरूरी है कि आपको 100% डिविडेंड देने वाले, तो ऑब्वियस ही बात हम ये कह सकते हैं कि 0% हमने कुछ भी नहीं रखा, राइट। तो ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ये फॉर्मूला था, ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ग्रोथ के अंदर आपके पास नेगेटिव रिलेशनशिप है और कंपनी अगर डिक्लाइन के अंदर है तो वहां पे पॉजिटिव रिलेशन है। किसके बीच में बात की जा रही है? आपके मार्केट प्राइस के बीच में और आपके डिविडेंड के बीच में। ठीक है, पॉइंट खत्म। नेक्स्ट आता है गॉर्डन मॉडल ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी। वॉल्टर मॉडल आ गया होगा समझ में क्या होता है। अब गॉर्डन मॉडल जी क्या कहते हैं, ये भी यही कहते हैं कि डिविडेंड देने से जो शेयर होल्डर्स की जो मार्केट प्राइस है, शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, उसको समझते हैं। अगर आपको रिकॉल हो तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हमने डिस्कस किया था, जब हमने डिविडेंड को कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करते वक्त एक फॉर्मूला यूज किया था, के ई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपॉन में मार्केट प्राइस प्लस के ग्रोथ को डिस्कस किया था। ये किसका फॉर्मूला है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला है। जब हमने डिस्कस किया था कि जब जैसे जैसे फर्म की अर्निंग बढ़ती जा रही है तो जो फ्यूचर में होने वाली अर्निंग के लिए जो शेयर होल्डर्स है उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, वो सोच रहे कि हमारे पास क्या है, डिविडेंड भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। D1 हमारा फ्यूचर की एक्सपेक्टेड डिविडेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है गॉर्डन मॉडल के हिसाब से, कि यहाँ पर हमें मार्केट प्राइस निकालना है कि जैसे ही हम इनको डिविडेंड देते हैं क्या इनके मार्केट प्राइस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो क्या मैं इसको निकाल सकती हूँ इस फॉर्मूले के थ्रू? देखो कैसे निकालना है, के ई माइनस के जी इज इक्वल टू क्या है, D1 अपॉन में P0, राइट। तो यहाँ पर P0 आ जाएगा, ठीक है, इसकी मार्केट प्राइस आ जाएगी। देन उसके बाद D अपॉन में के ई माइनस के जी,
समझ में आए? समझ में आए? अच्छा, अब ये यहाँ पर डी लिखा हुआ है, डी को लिखने का तरीका और कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि मेरी जो अर्निंग है ना बच्चे, मेरी अर्निंग है मान लीजिए 10 रुपये, 10 रुपये में से मैंने कहा 4 रुपये मैंने क्या किया है, एज अ डिविडेंड दिया है, 6 रुपये एज अ मैंने रिटेन करके रखा है। ठीक है, ये हो गया डिविडेंड के फॉर्म में, ये हो गया बच्चे आपका रिटेन की फॉर्म में। डिविडेंड की फॉर्म में का मतलब क्या है कि हमने शेयरों को बांट दिया। क्या मैं इसको और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? यस, जैसे मैंने ये तो मैंने लिख दिया अमाउंट। एक मैं कहूँ कि मुझे परसेंटेज में निकालना है, जैसे मैंने कहा कि आपके नंबर कितने आए, आप कहते हैं कि मैम 400 नंबर आए हैं, राइट। कितने में से आए हैं मैम? 500 में से आए। तो कितने परसेंटेज हो गए मैम? 80% हो गए। निकालते हो? निकालते। तो इस तरीके से मैं इनको परसेंटेज में भी निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी कि कितना डिविडेंड मिला है, 4 रख रहा है, कितने में से मिला है, 10 में से मिला है, इनटू में मुझे 100 करना है, तो ये हो गया 40%, ये हो गया 60%। क्या इतना क्लियर है? इतना क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, फिर मैंने कहा कि जो डिविडेंड है वो कितना मिला है, मुझे 4 मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है 10 में से मैं जब 6 को माइनस करूंगी तो मेरे पास 4 आएगा नहीं आएगा? ये क्या नजर आ रहा है? मेरे पास अर्निंग है, और ये क्या नजर आ रहा है? मेरे पास डिविडेंड है, राइट। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? कैसे लिख सकती हूँ कि ये मेरे को 60% मिला है। अच्छा, किसका 60% मिला है? मुझे मेरी अर्निंग का 60% मिला है। यस, तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? अर्निंग में का मुझे 60% मिला है। जो ये ग्रोथ हो रही है, रिटेन करके मैंने रखा है, किस पर्पज से रखा है कि फ्यूचर में ग्रोथ होगी, इसको मैं क्या करने वाली हूँ? बी से डिनोट करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू डी हो गया। तो यहाँ पर मैं इस ई को कॉमन निकालूंगी। रीजन क्या है? क्योंकि जो गॉर्डन मॉडल जी का फॉर्मूला है वो पता है क्या है? ई इंटू 1 माइनस के बी अपॉन में के ई माइनस के जी बी। दिस इज द गॉर्डन मॉडल का मार्केट प्राइस को जानने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो के ई को मैंने कॉमन निकाला, 1 माइनस के बी आ गया इज इक्वल टू बी। तो मैं इस डी की जगह क्या लिख सकती हूँ? मैं इस डी की जगह ई इंटू 1 माइनस के बी मैं लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? मेरा ई एज इट इज रहेगा। अच्छा, ग्रोथ किसके ऊपर हो रही है? ऑब्वियस सी बात है रेट हो रही है। जो आपके पास रेट है, ठीक है, उसके थ्रू मेरे को ग्रोथ हो रही है। और अच्छा, वो रेट मेरे पास ये है, ठीक है, ओके, रेट आपको गिवन मिलेगी, रेट आपको गिवन मिलेगी जो कि आपका आर से ही रहने वाला है। और बी जो है मैंने आपको ग्रोथ बोला, ये रहने वाली है ई इंटू बी। समझ में आया? मीन्स की जी को हमें क्या लिखना है? जो आपकी ग्रोथिंग पॉइंट है वो रेट किस रेट से बढ़ रही है वो बी आर से डिनोट होगा। ठीक है, ये रेट है, इस रेट से आपकी ग्रोथ हो रही है, वो आपको रिप्रेजेंट है। क्या फॉर्मूला बन गया? क्या आपको याद करना पड़ा? अगर आपको ये फॉर्मूला ये वाला समझ में आया हो तो आप इसको कर सकते हैं। ये भी मैंने बना के बताया था कि यहाँ कैसे बनता है। ठीक है, अच्छा, मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फर्म की जो क्या है अर्निंग है, फर्म की अर्निंग है बच्चे 40 रुपीज़, वो डिविडेंड दे रही है 16 रुपीज़, और रेट जो है इसका फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए के 15%, जो कि हमने पहले भी लिया था, और जो के ई है हमारे पास वो क्या है? 10%। फॉर्मूला क्या है? ई इंटू 1 माइनस के बी अपॉन में के ई माइनस के बी आर। मैम ये तो हमें कुछ भी नहीं दे रखा बेटा, निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। क्या आपको ई पता है, अर्निंग पता है? यस मैम। 40 पता है। क्या आपको ये पता है 1 माइनस के बी कैसे निकालेंगे? 1 माइनस के बी का मतलब क्या है? ये आपकी रिटेन अर्निंग के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, 40 रुपीज में से आपने 16 रुपए एज ए डिविडेंड दे दिया, तो ऑब्वियस ही बात है बाकी की बची जो 24 रुपीज है वो क्या है? रिटेन अर्निंग है। क्या मैं इसकी परसेंटेज निकाल सकती हूँ? यस, कि 24 अपॉन में 40 इंटू में 100 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटे मेरे पास 24 डिवाइड में 40 इंटू में 100 किया तो मेरे पास आया 60। ठीक है, ओके, 60% आया। 60% दैट मीन्स मेरे पास 0.06 आया। तो ये क्या है? 0.040 आया। ठीक है, अच्छा, मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या कि 40 इंटू 1 माइनस के 0.60। क्या मैंने निकाल लिया? अच्छा, के ही मुझे दे रखा है 10% है, तो परसेंटेज में पूरा ना लिख के मैं इसको इंटू में 0.10 लिख रही हूँ। ठीक है, अच्छा, माइनस करना है। बी क्या है मेरे पास? बी क्या बेटे मेरे पास? ये बताओ जल्दी से। जो भी मैंने निकाला 0.60। रेट कितना है मेरे पास? 15% है, ये था आपके पास 60%, इंटू में 0.15 पुट कर दो, कुछ भी नहीं था। 40 को मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूंगी 0.40 से, तो यहाँ पर आपको पता है 16 रुपये निकल के आएगा। वही बने, आपको बताया था डी की जगह बस ये लिख के चेंज किया है जस्ट ओनली। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है, हम नहीं कह रहे, फॉर्मूला कह रहा है। ठीक है,
0.09 आएगा। आई होप इसको मैं करके दिखाती हूँ आपको। 0.15 इंटू 0.60, ठीक है, 0.09 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 0.1 आपके पास आएगा। देन इसके बाद हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, इंटू में 10, दिस इज द 160 आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको पता था, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो गॉर्डन मॉडल के अंदर आपको डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो आपका मार्केट प्राइस निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर देखो ये क्या है, डिविडेंड ही है। तो अगर आपने बिल्कुल भी नहीं दिया तो ऑब्वियसली बात है मार्केट प्राइस निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम मार्केट प्राइस को निकालेंगे तभी जब आपका डिविडेंड आपने दिया होगा। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस को निकालने का फॉर्मूला आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गॉर्डन मॉडल जी क्यों कहते हैं कि जो मार्केट प्राइस है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, इफेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड। वही सेम बातें यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे एक बात नहीं है कि इसे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी है यहाँ पर। इसको फर्स्ट पॉइंट ये सजेस्ट करती है कि डिविडेंड आर वैल्यू बाय द इन्वेस्टर्स बिकॉज दे रिड्यूस द अनसर्टेनिटी अबाउट द फर्म्स फ्यूचर्स। फर्म के अंदर जो फ्यूचर में होने वाली एक्सपेक्टेड रेट्स है, एक्सपेक्टेड होने वाली परफॉर्मेंस है, उनकी अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करता है। मतलब कि आपको ये पता है कि हाँ फ्यूचर में मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है, मैं डिविडेंड दूंगी, मेरा मार्केट प्राइस बढ़ेगा, मेरा मार्केट प्राइस कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, तो ऑब्वियसली बात है मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एस्टिमेट तो है ना, तो जो भी अनसर्टेनिटी है उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये बात दी गई है कि जो आपकी ऑल इक्विटी फर्म्स यहाँ पे बात की जा रही है, कोई एक्सटर्नल डेट के बारे में बात नहीं की जा रही, इसकी आपका खुद का पैसा यूज करना है। कॉस्ट ऑफ रिटर्न और द इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है वो क्या रहने वाली है, कॉन्स्टेंट रहने वाली है। ये भी क्या रहने वाली है, कॉन्स्टेंट वाली। रेट ऑफ रिटर्न आर जो थी और हमारी के ई थी, ये दोनों की दोनों कॉन्स्टेंट रहने वाली है। आपको केवल रिटेन अर्निंग का यूज करना है। देखो जो हमने पहले वोल्टर में पढ़ा था वही इसके अंदर है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये पॉइंट मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि जरूरी है आपके हाथ में डिविडेंड होना चाहिए। बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि गॉर्डन मॉडल जी ये कहती हैं कि आपको चाहे कितना भी डिविडेंड मिले, आपको चाहे कितना भी डिविडेंड मिले, पर एक सर्टेन अमाउंट में डिविडेंड आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप कहें कि नहीं आप छोड़ो, आपको फ्यूचर में दे देंगे, नहीं, फ्यूचर अनसर्टेन है, उस फ्यूचर के प्रॉफिट को आप आज ही हमें देंगे, उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। तो बर्ड इन हैंड आर्गुमेंट कहने का मतलब ये। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, गॉर्डन मॉडल सिमिलरली टू द वॉल्टर मॉडल द गॉर्डन मॉडल रिलाई ऑन द आइडिया अ बर्ड इन अ हैंड इज अ वर्थ टू इन द bush. Investors prefer the certainty of the dividend now, अभी के बारे में बात कर रहे हैं, rather than the uncertain future retain from the reinvestment. क्यों? ऐसा रीजन ये भी है, अगर आपके पास अभी पैसा होगा तो ऑब्वियस ही बात है उसको आगे इन फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, समझ में आया? अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हो जाता है गॉर्डन मॉडल भी आपका फिनिश। ठीक है, अच्छा एमएम मॉडल क्या कहता है, एमएम मॉडल, एक सेकंड बचे, एमएम मॉडल कहता है कि आपको डिविडेंड है ना वो आपकी वैल्यू फर्म को रेलिवेंट नहीं है। मैम ऐसा क्यों कहता है, ध्यान से सुनना इस बात को, ऐसा इसलिए कहता है, एक सेकंड में नया पेज ले लेते हैं हम, कि यहाँ पर जो आपका जो शेयर होल्डर्स हैं वो कहते हैं कि उनको अगर हमने, कंपनी कहती है अगर हमने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, शेयर होल्डर को क्या दिया, डिविडेंड दिया, वो कहती है फर्म की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? कंपनी का मानना है शेयर होल्डर्स की जो मिनिमम जो एक्सपेक्टेशंस है, मिनिमम जो एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशन दैट मीन्स जो उनको रिटर्न मिलना चाहिए, वो रिटर्न चाहे हम आपको डिविडेंड के फॉर्म में दे दें, चाहे हम आपको कैपिटल गेन में दे दें, कैपिटल गेन में दे, कहते हैं कि हम दोनों इनमें से किसी भी सोर्स से दे दे, फर्म की वैल्यू फर्म है या फिर मैं कहूँ कि मार्केट प्राइस है, उसके ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। कहने का मतलब डिविडेंड का मतलब क्या है, जब हम आउट ऑफ प्रॉफिट में देते हैं। कैपिटल गेन का मतलब क्या है कि जब आपके मार्केट की जो प्राइस है वो बढ़ती है, या उसकी वजह से कह लो कि आपने खरीदा कम में था, बेच ज्यादा में दिया है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेट, आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है आपको कैसे भी मिल जाए, उसका इफेक्ट आपकी वैल्यू फर्म पे नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उन्होंने मार्केट के अंदर जो इन्वेस्ट किया था वो है आपके पास 600 रुपये में कोई शेयर। ठीक है, और उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है, जो रिटर्न है वो 20% मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है आपको रिटर्न मिलेगी तो फर्म को तो कॉस्ट होगी ना। अच्छा,
तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाते हैं, फिर हम उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास जो आप सोच रहे हो कि मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए, जो आपने इन्वेस्ट किया वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और पैसा मिलने के साथ साथ, ठीक है, जो आपने इन्वेस्ट किया वो तो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी, और उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपको कितने रुपए मिलने वाले, 20% मिलने वाले। दैट मीन्स 600 प्लस के 120 इज इक्वल टू क्या है, ये 720 आपके पास क्या रहने वाला है, ये आपका एक्सपेक्टेड, या तो आप डिविडेंड से ले सकते हैं या फिर आपके मार्केट प्राइस से ले सकते हैं। समझ पा रहे हैं? P0 नहीं आएगा, यहाँ पे P1 आएगा। P1 क्यों लिख रहे हो, या तो D1 या P1, इन दोनों के थ्रू से, आप किसी के थ्रू भी आपको ये 720 रुपये मिलने चाहिए। कहते हैं कि हमें पैसे मिलने से मतलब है, फर्म की वैल्यू यही कह रहे हैं कि इससे इफेक्ट नहीं होगी। P1, ये 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है बेटे जो आपको फ्यूचर में जो चीज़ें मिलने वाली है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात बताओ मुझे, ये जो 600 रुपये था ये क्या था आपका, P0 था या नहीं था? अच्छा, ये क्या था आपके पास, P0 था या नहीं था? अच्छा, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, आपने KE से मल्टीप्लाई किया, हाँ जी हमने किया है, इसको प्लस किया, और ये आपका D1 भी हो सकता है, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन निकल कर आई कि P0 प्लस के P0 इंटू KE इज इक्वल टू D1 अपो प्लस के P1, राइट। हमें क्या निकालना है कि फ्यूचर का प्राइस निकालना है, राइट। फ्यूचर का एक्सपेक्टेड जो आपके जो शेयर की जो प्राइस होने वाली है, मार्केट प्राइस होने वाली है, वो निकालने हैं। तो फ्यूचर के प्राइस के रिगार्डिंग ये बात की जा रही है, तो हम इसको P0 प्लस के P0 इंटू में KE माइनस के D1 इज इक्वल टू P1। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है P1 को, और एज पर द MM मॉडल, ठीक है, एंड इवेल्युएट करना है द इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड ऑन द वेल्थ ऑफ फर्म। आपको एक तो इवेल्युएट करना है उसका इम्पैक्ट को, और आपको P1 निकालना है। क्या इक्वेशन है कि आपकी अर्निंग जो है, आपकी अर्निंग है वो क्या है, 20 रुपीज है। आपने क्या किया है, P0 मार्केट में जो प्राइस है जब आपने खरीदा था शेयर वो कितने का था, 80 रुपए का था, और आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 15 रुपए की, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट हमने अलग अलग किया, जैसे अलग अलग हर बार केस में करते थे। पहला केस ले लेते हैं कि हमारे पास जो डिविडेंड है वो 60% हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। दूसरा केस क्या है, हमने कि 20% डिस्ट्रीब्यूट किया है, और थर्ड जो केस है हमारे पास वो 0% है। तो पहले डिविडेंड की अमाउंट निकाल लेते हैं कि 20 रुपए के हमारे पास 60% है, तो कितना हो गया, 12 रुपए हम क्या कर रहे हैं, अपने शेयर होल्डर को एज अ रिटर्न दे रहे हैं। दूसरा केस क्या कह रहे हैं, डिविडेंड कितना है कि 20 रुपए के ऊपर 20 रुपए हमने दिए, तो हमारे पास यहाँ पर हम कितने दे रहे हैं, यहाँ पर 4 रुपए एज अ डिविडेंड दे रहे हैं। नेक्स्ट केस में क्या है कि हमारे पास 0 है तो हम कुछ भी नहीं दे रहे एज अ डिविडेंड, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे मार्केट प्राइस देखते हैं फ्यूचर में, P1 क्या रहने वाला है। P1 का फॉर्मूला क्या बताया, P0 इंटू, एक सेकेंड, P0 ये याद नहीं करना, समझना होता है, P0 प्लस के P0 इंटू KE माइनस के D1। ये फॉर्मूला आपको हर सिचुएशन में लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास फॉर्मूला, देखो एक बात और इसमें हो सकती है, फॉर्मूले के अंदर चेंज थोड़ा सा सिंपल हो जाए कि हम यहाँ पे P0 को कॉमन निकाल दें। P0 को जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगी तो यहाँ पे 1 प्लस के क्या बन जाएगा, KE बन जाएगा, माइनस के D1 इज इक्वल टू P1 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसके हिसाब से फॉर्मूला पुट कर रही हूँ। P0 कितना है मेरे पास, 80 रुपीज है, इंटू में 1 प्लस के KE कितना है मेरे पास, KE है बेटे मेरे पास 15%, 0.15 लिख सकते हैं हम इसको, इंटू में माइनस करेंगे D1 कितना है मेरे पास 12 है, इज इक्वल टू P1 हम निकालना है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करती हूँ, ये आ जाएगा 1.15 इंटू में 80, तो ये कितना आया 92 में से मैं क्या कर रही हूँ 12 को माइनस कर रही हूँ, तो P1 ये आ रहा है। कहने का मतलब मैंने जो शेयर 80 रुपए का खरीदा था,
वो मैंने बेचा भी कितने में है, 80 रुपए में है, क्या मुझे कोई कैपिटल गेन हुआ? नहीं हुआ। कैपिटल गेन का मतलब क्या है कि जब मैं शेयर को कम दामों में खरीदती हूं और ज्यादा दामों में बेच रही हूं, उसके डिफरेंस को बोला जाता है। अब यहां पे मैंने क्या किया है, 0% है। अच्छा, मैंने जो डिविडेंड है वो कितना दिया है, 12 दिया है। क्या कैपिटल गेन हुआ? नहीं हुआ। तो टोटल रिटर्न कितनी हुई मेरी, 12 रुपए हुई। ठीक है, अच्छा सब में 12 होगी, प्रूफ करके दिखाएंगे इसको। अच्छा नेक्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ है कि आपके पास डी कितना है, 4 है। तो यहां पर देखो मार्केट प्राइस एज इट इज 80 है, ठीक है, और 1 प्लस के 0.15 माइनस के 4 है इज इक्वल टू P1 है। ठीक है, अच्छा यहां पर एज इट इज 92 आने वाला है। ठीक है, 92 में से जब मैं 4 को माइनस करूंगी तो यहां पर क्या है, P1, यहां पे क्या आ गया 88 इज इक्वल टू P1। कहने का मतलब जितने में मैंने खरीदा था, 80 में खरीदा था और मैंने उसको बेच दिया 88 में, तो यहां पर मेरा कैपिटल गेन कितना हो गया बच्चे, 8 रुपए का। फर्क नजर आ रहा है, सेलिंग प्राइस में से परचेजिंग प्राइस माइनस कर दो, 8 रुपए हो गया। अच्छा ये बताओ मुझे, मैंने डिविडेंड दिया कितना था? मैंने दिया था बच्चे डिविडेंड आपको कितना दिया था, 4 रुपए दिया था। कैपिटल गेन कितना हुआ है, कहते हैं 8 रुपए हुआ है। तो टोटल आपको पैसा कितना मिला है, 12 रुपए मिला है। अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है, ये कहते हैं कि मैंने 1% क्या नहीं दिया, मैंने 1% डिविडेंड नहीं दिया। कहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब भी आपको 12 रुपए मिलेंगे। कहते हैं कि 80 रुपए 1 प्लस के 0.15 माइनस के 0 P1, तो ये तो 92 है इज इक्वल टू 1। मीन्स कि खरीदा कितने में था, खरीदा था 80 रुपए में, बेच दिया मैंने 92 में, तो इनके बीच का डिफरेंस 12 रुपए है, जो कि आपका कैपिटल गेन है। कहते हैं डिविडेंड दिया, कहते नहीं दिया। कहते कैपिटल गेन दिया, कहते हाँ जी 12% हुआ, 12 रुपए हुआ, तो ये 12 हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आप डिविडेंड, आप जो शेयर होल्डर्स है उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट आप चाहे डिविडेंड से कर रहे हो या फिर कैपिटल गेन से कर रहे हो, उनकी मार्केट प्राइस पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उनकी वैल्यू ऑफ शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सबकी जो वैल्यू है क्या आ रही है आपकी, 12 रुपए आ रही है। या तो आप जब 12 रुपए डिविडेंड दे रहे हो तब भी 12 आपकी क्या आ रही है, तब भी 12 क्या है आपके पास टोटल अमाउंट आ रही है, और यहाँ पे भी क्या है 12 जब आप 0% डिविडेंड दे रहे हो। समझ में आया? तो ये कहते हैं MM मॉडल। MM मॉडल ने कहा, ये तभी मैंने आपको सामने लिखा था कि इनकी जो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस को आप किसी भी तरीके से मीट करो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे डिविडेंड से दो चाहे कैपिटल गेन से दो। कहते हैं मार्केट प्राइस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इज इट क्लियर? देखो क्या लिखा हुआ है कि मोदी गिलानी मिलर अप्रोच टू डिवाइड द डिविडेंड पॉलिसी इज अ थ्योरी प्रपोज बाय द फ्रेंचो मोदी गिलानी एंड मैट्रॉन मिलर्स है। ठीक है, 1916 के अंदर किया था। इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो डिविडेंड पॉलिसी है, ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी वो कह रहे कि इफेक्ट नहीं करती है कंपनी की वैल्यू के ऊपर एंड वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर के ऊपर। ये अज्यूम किया जाता है, ये ट्रू भी माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरीके से प्रेफरेंस नहीं दी कि पेमेंट आपको यहाँ पे डिविडेंड से करनी है या फिर आपको अपने प्रॉफिट में से करनी है। कहते हैं जहां से बचे वहां से कर दो, अपने शेयर होल्डर सेटिस्फाइड होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला आपको बनाया था, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एजम्पशंस ये है, ये माना जाता है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच के अंदर कि जो आपकी जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, उनको परफेक्ट नॉलेज है मार्केट में क्या चल रहा है। आपकी जो कैपिटल मार्केट है वो क्या है, परफेक्ट कैपिटल मार्केटिंग है, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपके रैशनल है, वो उनको इंफॉर्मेशन रिसीव करने की पूरी फ्रीडम है, वो फ्री फ्लो किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ज़्यादा टाइम और जो टाइम लैग के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट है या फिर मैं कहूँ कि कोई भी टैक्सेस की रिगार्डिंग कॉस्ट है, वो उसको मैटर नहीं किया गया, उसको इग्नोर किया गया है, और प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, हम इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट कि डिविडेंड क्या होता था, किस किस फॉर्म में डिविडेंड दे सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स हमने डिस्कस किया, थ्योरी इंपॉर्टेंस थी, ये कंसाइज फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश, और MCQ 07 का सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। PDF आपको सबको मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर डिविडेंड वाले चैप्टर की अगर PDF लेनी है तो ₹9 आपको पे करना होगा, और अगर आप इसकी कंप्लीट बुक की PDF लेना चाहते हैं तो आपको टीम के साथ कांटेक्ट करना होगा। वो आपको बता देंगे कि इस पर्टिकुलर पूरी PDF के लिए MCQ 07 की फर्स्ट चैप्टर से लेकर जितने हमने चैप्टर्स अपलोड कर दिए उन सभी की PDF आपको इसलिए मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, वो आपको गाइडेंस कर देंगे कैसे क्या कुछ आपको प्रोसेस करने पड़ेंगे। राइट।